हेलो गाइस, आपका व्हाट फॉर यूपीएससी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जहां पे हम पूरा सिलेबस, पूरा यूपीएससी का पूरा सिलेबस हम डील करेंगे धीरे धीरे पार्ट पार्ट वाइज। और ये वाला वीडियो जो आपका है वो है करंट अफेयर एनालिसिस, वो भी किसका? द हिंदू का। तो चलिए गाइस, द हिंदू का 6 तारीख, आज है 6 दिसंबर 2025। द हिंदू का हम लोग करंट अफेयर एनालिसिस कर रहे हैं गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज हुआ था, ये आपको सब चीज को पता होगा कि पुतिन साहब आए हैं इंडिया में अभी दिल्ली में है, वो अपना कहा इंडिया की मीट में आए हैं। तो फ्रेंडशिप रिलेशन है गाइस वहाँ के। यहाँ पे ध्रुव तारा को डेजिग्नेट किया गया है वहाँ के विक्रम मिश्री इंडिया के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो कौन है गाइस? आप सर्च करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि विक्रम मिश्री है कौन। उन्होंने क्या किया है, इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशन को एज ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार की तरह डेजिग्नेट किया गया है गाइस। और ये ध्रुव तारा को आप अपने हर एक आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं गाइस, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। ध्रुव तारा का क्या सिंबलाइज करने का मतलब है, वो पोलर स्टार कैसे होता है? स्टेबिलिटी होती है, कंटिन्यूटी होती है और रिलायबिलिटी होती है। हमको कहीं पे भी नेविगेशन के लिए अगर जाना होता है तो गाइस ये ध्रुव तारा का ही हम लोग सपोर्ट लेके जाया करते थे, जब वहां पे ऐसा प्रॉपर जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करता था गाइस एंशियंट इंडिया में ना। तो यही सिस्टम, इसलिए इसको डेजिग्नेट किया गया है कि इंडिया का बहुत ही रिलायबल पार्टनर है रशिया। आर फॉर रिलायबिलिटी और आर फॉर रशिया, ऐसे से ये कनेक्टेड रिलेशंस हमें शो किया गया है गाइस। और जैसे हमें यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बीच में होता है, वहाँ पे कंटिन्यूड एनर्जी टाइज। क्या है एनर्जी टाइज? इन द सेंस जो भी ऑयल गैस जो भी हम लोग इनसे रशिया से ले रहे हैं, वो उनका एग्रीमेंट हमारा कंटिन्यू रहता रहेगा। यूएस की जो हम पे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी इंडिया में, उसको इंडिया ओवरटेक कर रहा है, मतलब अपने डिसीजन में जियोपॉलिटिकल डिसीजंस में इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहा। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑयल और एनर्जी ट्रेड डील्स है वो कंटिन्यू होगी। और 16 एग्रीमेंट हुए गाइस, कौन कौन सी फील्ड में? एनर्जी ट्रेड, स्किल मोबिलिटी, फिर डिफेंस कॉपरेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिफेंस कॉपरेशन इन द सेंस न्यूक्लियर हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल भी आज टेस्ट किया गया था गाइस, है ना। बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मोस मिसाइल्स का भी टेस्ट किया गया था। और ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का बहुत ही अच्छा डिफेंस डील रहा है ना। S4 राइफल्स हो गए, S400 हो गए, है ना। ये सब जितने भी डिफेंस की डील है, वो सभी हम लोग ने इंडिया ने रशिया के साथ किया गया है। और यहाँ पे लेबर मोबिलिटी, जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं आप यूएस में बहुत ज्यादा इंडियन वर्कर के साथ, जो इंडियन सिटीजन है, उन लोग के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहाँ पे एच वन बी वीजा का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। तो इसीलिए फिर भी, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रेड डील साइन हुएगा, जो इंडिया के स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो फ्री फ्लो कर सके वहाँ पे रशिया के में जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके। और इसलिए इनका जो ट्रेड रिलेशन है और भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होता रहेगा इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया और रशिया के बीच में। प्लस जो ट्रेड इन नेशनल करेंसी गाइस, अब ये देखें, जो इंडिया है, इंडिया प्लस रशिया के बीच में, इन लोगों के बीच में होगा ट्रेड नेशनल करेंसी में। वो भी इंडिया और रशिया अब डिपेंड नहीं करेंगे यूएस डॉलर में, है ना। और वो अपनी नेशनल करेंसी जो इनके बीच में एग्रीमेंट होगा, या तो रुपीस के बीच में या तो रशियन करेंसी के बीच में। गाइस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे याद दिलाएं कि रशिया की करेंसी को क्या बोलते हैं। रशिया में जैसे इंडिया में होता है रुपीस, तो वैसे ही रशिया में क्या होता है गाइस? आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस, मुझे पता नहीं है। आप मुझे ये याद दिलाएं कि रशिया की करेंसी को क्या कहते हैं गाइस, मुझे नहीं पता, ये आप हमें बताएं। और ये वाला जो पोर्शन है, फिर ये आर्टिक और हो गया न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। ये न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन और आर्टिक के बीच में इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुआ है। दोनों मिलके यहाँ पे आर्टिक में रिसर्च सेंटर खोलेंगे, है ना गाइस। और इंडिया के वैसे भी दो रिसर्च सेंटर हैं, दो रिसर्च सेंटर पहले से ही थे इंडिया के। वो कहाँ पे थे? आर्टिक ओशन में थे कि एंटार्क्टिक में थे गाइस, है ना। इन दोनों के बीच में आप बताएं। और आर्टिक आर्टिक रीजन में इंडिया का ऐसा क्या था, कुछ रिसर्च सेंटर बना था, इंडिया आर्च ऐसा ऐसा गाइस, मुझे कुछ याद आ रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा क्या था। गाइस टू वे कम्युनिकेशन होगा तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो ये सेक्शन ऐसा था। अब इस सेक्शन में आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं? एक तो सबसे पहला आप ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पे सीधा आईआर से, जो अपने पुराने ट्रेंड को वो फॉलो करके वापस इसमें आईआर में आ जाए। और जीएस 2 में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडिया रशिया के बीच में क्या रिलेशन है इंडिया और रशिया के बीच में। या तो अगर इंडिया रशिया चाइना और यूएस, इनका 4 पार्टी का कुछ कॉम्बिनेशन करके यूपीएससी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी डील करने के लिए तैयार रहे हमेशा। और इंडिको को गाइस क्या हुआ
कि 1000 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स को यहाँ पे उन लोग ने कैंसल कर दिया गाइस, कैंसल कर दिया है ना? तो इससे बहुत ज़्यादा chaos, confusion है ना? ऐसे हो रहा था कल गाइस और ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था। बेसिकली क्या हुआ जो डीजीसीए की कुछ न्यू रूल्स आया है कि अगर हम लोग जो पायलट्स होते हैं फ्लाइट के, है ना? प्लेन के, एरोप्लेन के जो अ, और जो क्रू मेंबर्स होते हैं अगर उनकी जो सेफ्टी सिक्योर करेंगे तो वो भी पैसेंजर की सेफ्टी का इक्विवेलेंट होगा क्योंकि अगर पायलट ही सेफ नहीं रहेगा तो कैसे पैसेंजर ही सेफ रहेंगे ना। तो P इक्वल्स टू P वाले फॉर्मूला को ये लोग फॉलो करके जो नाइट शिफ्ट का रूल्स हो गया, फिर नंबर ऑफ लैंडिंग हो गया, एक आवर्स में कितने लैंड्स आप कर सकेंगे और रेस्ट रिक्वायरमेंट के, इन सब के कुछ कंफ्यूजन वाले लॉस को लेकर के यहाँ पे जितने भी बहुत सारे डिलेज हुए हैं। और क्या हो गया, फिर रिलाइंग ऑन एयरक्राफ्ट एंड क्रू, फिर स्टॉपिंग ऑफ कैस्केडिंग डिलेज, इतने सारे डिलेज हो रहे थे इन सबको क्या करने के लिए एक बार इन्होंने हॉल्ट कर दिया और ये जो जितने भी पेंडिंग रहेगा इन सबको ये लोग पहले क्लियर करेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। किनका कहना है? ये इंडिगो एयरक्राफ्ट है ना। हाँ, ऐसा मैं नहीं क्लेम कर रहा, ऐसे ही इंडिगो वाले लोग क्लेम कर रहे हैं और ये लोग अभी फ्रेश शेड्यूल अपना जारी करेंगे, इसलिए इन लोग ने क्या किया, एक सिंपल सा बैरियर लगा दिया है कि अभी इनके जितने भी पेंडिंग वेंडिंग केसेस आ रहे थे सबको इन्होंने कैंसिल कर दिया है ना। तो ये गाइस होने के लिए तो बहुत गलत चीज है क्योंकि सबको अपने रिलेटिव्स है ना, सबका अपना प्रोग्राम सारा शेड्यूल फिक्स होता है। तो ठीक है गाइस, अब नहीं कुछ कर सकते यहाँ पे। यूपीएससी के लिए जो हम लोग चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो रोल ऑफ डीजीसी है गाइस ना। डीजीसीए क्या है? डीजीसीए एक बॉडी है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का आता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर का नाम क्या है गाइस, है ना? ये आप सब लोग बताएं कमेंट सेक्शन में क्या उनका नाम हो। और ये डीजीसीए का मेन फंक्शन क्या है? ये बेसिकली लाइसेंस इशू करता है, जितने भी पायलट्स हो गए, फिर क्रू मेंबर्स हो गए, उन सबको जितने भी जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, प्लेन की क्वालिटी हो गया XYZ, उन सबकी लाइसेंस इशू करता है। और फॉर्मुलेट क्या करता है? फ्लाइट ड्यूटीज और टाइम, फिर सेफ्टी नॉर्म, जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स होंगे उसको इशू करता है डीजीसीए। फिर फ्लाइट शेड्यूल का नॉर्म्स, कौन सा कहाँ पे क्या फ्लाइट होगा, किस आवर्स में होगा, किस स्पेस एरिया में होगा, उसका लाइसेंसिंग है भी कि नहीं है, वो ओवरसेट करता है। प्लस क्या कंडक्ट करता है? इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट। ऑडिट अपना रिपोर्ट को करेगा कि सब चीज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो अभी बहुत ही बुरा हादसा हुआ था अहमदाबाद वाला, तो वो भी डीजीसीए के अंदर ही वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था गाइस। और इंस्पेक्शन करेगा जितने भी हर एक सरप्राइज इंस्पेक्शन कर दे कि हमारे लाइसेंसिंग सही इशू हो रहे हैं कि नहीं रहे। डीजीसी जैसे इंडिगो जैसी कंपनी, फिर अदर रिलायंस अपना सब सब चीज एथिकली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सबको देखने के लिए काम करता है। तो ये हुआ गाइस। और इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो GS2 में और GS3 में मेजरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और वही गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रेगुलेशन ऑफ द डीजीसीए होगा अगर पेपर GS2 में आया तो, और GS3 में आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक से पूछ सकता है। एयरलाइंस को हो गया, फिर ये आपका उड़ान उड़े देश का आम नागरिक वाला जो स्कीम होगा, इससे भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपके, है ना। तो ये उड़ान वाले स्कीम्स को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा होमवर्क, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स में अगर आप देखें तो मार्केट शेड्यूल क्या होगा, एक्चुअली इंडिया का जो एविएशन मार्केट है ना, जो एयर वाला मार्केट है उसमें बेसिकली कुछ ही बस 2 से 3 ही होते हैं बेसिकली जो डोमिनेंट प्लेयर है। और इंडिगो को इसमें अराउंड 60 से 70% ऑफ द फ्लाइट शेयरिंग रहता है। मतलब इंडिगो को इतनी ज्यादा मोनोपोली है, 60 से 70% फ्लाइट्स इंडिगो ही अपने ट्रैफिक एयर ट्रैफिक वो हैंडल करता है ना guys। तो इसमें ये मोनोपोली है, तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं जिस, है ना, वो सबको भी देखना है इनमें। जैसे राहुल गांधी जी ने भी, जो कांग्रेस के लीडर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी एक्विजिशन लगाया है कि ये जो जितना भी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उन पे ओवरसाइट रखी जाए। तो इसलिए भी ये एक तो मोनोपोली आपको देखना है, मोनोपोली क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक दिख लीजिए, प्रीलिम्स में पूछ दे वो आ सकता है। डीजीसीए को लेके भी पूछ सकता है, मेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन इंडियन एयरवेज का पूछ सकता है, फिर ये उड़ान का पूछ सकता है ना। तो ये सब गाइस आप स्कीम भी आप भी करके रखें तो सब चीज अच्छा रहेगा। अब गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन पब्लिक कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये हो आप यहाँ पे देखते हैं, ये है पब्लिक और यहाँ है गवर्नमेंट। तो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक मीडिएटर होता है गाइस, जो ये जो पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है। तो वही कौन होता है? वो पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे एक ऑफिसर होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, है ना, ये अपॉइंट की जाती है। वो एक ग्रुप सर्विस होती है, सेंट्रल सर्विसेज की, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। तो इनका काम क्या रहता है? जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसके किसके लिए? मीडिया के लिए, पब्लिक के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए। इन सबको अपना जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, अकाउंटेबिलिटी कि हमने अपना क्या क्या क्या
क्या-क्या काम किया है ना? और आगे क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो सभी प्लान बताते हैं। और जैसे जो हम लोग पीआईबी बहुत फेमस होता है, पीआईबी भी यही देखा करती है ना? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसका जो मेन ऑफिसर होता है, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। जैसे अगर ये इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज की अगर वैकेंसी, ये इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो इसकी वैकेंसी भी निकाली जा सकती है। वो भी शायद उसका वैकेंसी करेगा, यूपीएससी ही इसका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि सिंस ये ग्रुप ए की सर्विसेज है, मेरा ग्रुप ए की सर्विसेज है, तो यूपीएससी में हो सकता है और वैकेंसी बढ़ जाए। वो अगर ये बहुत ही फास्ट पेस में हो, तो 2026 में इसकी वैकेंसी देखी जा सकती है। और एक्सपेक्ट कि ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर अभी वही आरबीआई ने जो रेपो रेट है, उसमें 25 बेसिक पॉइंट्स की डाइल्यूशन की है ना, मतलब 25 बेस पॉइंट उसको कम कर दिया उसका इंटरेस्ट रेट। तो वही है, आरबीआई यहाँ पे देखिए, जो एनपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने कट किया है रेपो रेट बाय 25 बेस पॉइंट। इसका इफेक्ट क्या होगा, जो ईएमआईज होगी, मंथली ईएमआईज वो कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन इंक्रीज बढ़ने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम पे करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने की चांसेस, क्योंकि डिमांड हाई होगी। पहले क्या था, पहले 5.50 था, अब इसमें माइनस हो गया 2.5 का, तो अब हो गया 2.25 हो गया यहाँ पे बेस रेट, ये आ गया आपका बेस रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है रीपर्चेज ऑप्शन, है ना? वो आरबीआई क्या करती है, ये रेपो रेट में क्या किया जाता है, आरबीआई लेंड करती है कमर्शियल बैंक को। जिस रेट में आरबीआई पैसा देगी कमर्शियल बैंक को, वो रेपो रेट कहलाता है। और रेट से आरबीआई और जिस रेट से जिस रेट से आरबीआई लेगी पैसा कमर्शियल बैंक से, वो कहता है रिवर्स रेपो रेट, है ना गाइस? ये बेसिकली एक जो डिफरेंस है, इसको आप भी याद रखें, बहुत अच्छा होगा। अब ये किसी कमर्शियल बैंक क्यों लेती है पैसा आरबीआई से, तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैच करने के लिए। और ये सीआरआर, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है ना, स्टैट्यूटरी इतना मेंटेन करके रखना है, ये आरबीआई के डायरेक्शन में जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो उसको मीट करने के लिए भी पैसा लिया जा सकता है। और अगर करंट में एकदम सडन नीड आ जाती है पैसे की, तो भी मांगा जा सकता है ना? अगर एक ब्रांच में अगर पैसे की जरूरत है, कोई कस्टमर आ गया, उसको चाहिए, मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, और वो एक्स अमाउंट वो कमर्शियल बैंक सस्टेन नहीं करता, तो वो आरबीआई से सीधा उस रेट में वो लोन ले सकता है ना? अब ये आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो आरबीआई एक्ट 1934 के अमेंडमेंट एक्ट से बनाया 2016 में। 2016 में क्या हुआ करता, ये एक ऐसी बॉडी है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इससे पहले 2016 में जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी होती थी ना, उसमें सोल राइट था सिर्फ आरबीआई का, मतलब आरबीआई ही अपना अकेले देखती थी मॉनेटरी पॉलिसी पूरे इंडिया का, है ना? इंडिया का देखती थी। बट अब 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इसमें इक्विवेलेंट रोल है। जैसे जो डिसीजन होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इनकी कंपोजिशन क्या होती है, टोटल गाइस होते हैं 6 मेंबर होते हैं। अब देखते हैं कैसे, जैसे 3 हो गए आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 होते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि यहाँ पे इक्वल राइट हो या रिप्रेजेंटेशन होता है गवर्नमेंट का भी और आरबीआई के ऑफिशियल्स का। आरबीआई का ऑफिशियल, अब इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर इटसेल्फ, है ना? और 1 डिप्टी गवर्नर होगा और 1 आरबीआई ऑफिशियल्स होगा, और 3 होंगे गवर्नमेंट के मेंबर्स। 3 होते हैं गवर्नमेंट के मेंबर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपनी तरफ से अपॉइंट करती है, और ये लोग लेते हैं डिसीजन। अब इनकी जो मीटिंग होती है वो बाय मंथली होती है गाइस, यानी कि 2 महीनों में एक बार होती है, यानी कि पूरे साल में 6 बार होती है गाइस, है ना? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये लोग देखते हैं, और इनके बीच में जो भी डिसीजन होता है वो मेजोरिटी के बेसिस में होता है, यानी कि 1 वोट, है ना? 1 मेंबर की 1 वोटिंग होती है। बस अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, है ना? ये आप मुझे समझाइएगा, ये आपका होमवर्क है। जैसे आरबीआई के पास होता है कास्टिंग वोट ना, कास्टिंग वोट, और कास्टिंग वोट कब होगा, जब इक्वल मेंबर्स होंगे, है ना? तो यानी कि मान लीजिए, अगर अब तो आरबीआई के पास जो मेन हमारा गवर्नर है, अगर उसके पास जब कास्टिंग वोट है, उसके पास कास्टिंग वोट है, यानी कि बच के 5 मेंबर, 5 मेंबर के बाद में भी कैसे क्लासेस आ सकता है गाइस, वो आप मुझे बताएगा कि ऐसा क्या है कि वहां पे सिर्फ आरबीआई के गवर्नर के पास आ जाता है यहाँ पे कास्टिंग वोट। और इनका ऑब्जेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेट करना है। बस एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% ना, 4% में इन्फ्लेशन हमें बरकरार करके रखना है। प्लस माइनस होता है यहाँ पे 2% का, यानी कि जो गैप है या तो 6% हो सकता है या तो 2% हो सकता है। सबसे कम इन्फ्लेशन रेट कितना, 2 होना चाहिए, और सबसे ज्यादा होना चाहिए 6। अगर 6 से ऊपर हो गया तो आरबीआई गवर्नर आएगा पब्लिक प्रेस में, है ना? पब्लिक के सामने आएगा और एक्सप्लेन करेगा ये 6% से इंक्रीज क्यों होगा। तो ये होता है।
बस है ना, प्राइस स्टेबिलिटी करके रखनी है, प्राइस ज़्यादा ऊपर ना हो, ना नीचे ना हो और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करके रखना रहता है। तो इस आर्टिकल में इतना सारा जो था, जो पूछा जा सकता था गाइस, और इसके आगे यूपीएससी नहीं पूछने वाला और इसका मेन सेंटर पॉइंट होगा प्रीलिम्स का ही। ये बंगाल का न्यूज़ है गाइस, बंगाल एसआईआर इलेक्शन कमीशन कॉल फॉर स्टेप्स टू वीड आउट डेथ इन एलिजिबल वोटर्स। बस वही, कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बस ये बोला जो एसआईआर आप बंगाल में करा रहे हैं उसमें जितने भी नॉन एलिजिबल होंगे या तो जो डेथ हो गए होंगे है ना, उन सबके नाम आप बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनर में देखा जाए। तो अब इसमें हम एग्जाम के लिए क्या स्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो एग्जाम के लिए स्ट्रक्ट कर सकते हैं, वही इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स होती है, सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल, प्लस रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950, प्लस रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, और जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बूथ लेवल ऑफिसर, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में और इनकी सुसाइड केसेस की वजह से हो सकता है यूपीएससी में आपको पूछ ले, है ना। तो आप गाइस, आपका एक तो होमवर्क होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2000 1950 और 51, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है गाइस, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएं। और ये ना, ये सेक्शन क्या चीज कवर कर सकता है प्रीलिम्स में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर बूथ लेवल ऑफिसर और एसआईआर के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका बेसिक नोट्स या बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और मेंस में क्या पूछ सकता है, वो भी जीएस2 में पूछेगा, गवर्नेंस के बारे में पूछ सकता है, फिर रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछता है, और रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 1951 की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रॉबैक्स और कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं guys, तो वो सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो गाइस, आप आ चुके हैं मेरे चैनल व्हाट फॉर यूपीएससी, है ना, ये है हमारा चैनल गाइस, ये आप ही का चैनल है, यहाँ पे वीडियोस हमारे डलते रहते हैं। अब देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया, है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, फिर ये एसटीएससी एट्रोसिटी एक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, फिर यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इन सब की बहुत ही एज अ कार्टून या एआई जनरेटेड वीडियोस है गाइस, आप ये सब देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे पढ़ने में। तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें अपनी व्यूज कैसा है क्या है और आप किस तरह से चाह रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हम बना सकेंगे। चैनल को शेयर करें, चैनल के सारी वीडियोस, और सब्सक्राइबर जरूर बने गाइस। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप यहाँ क्यूआर कोड में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, है ना। तो चलिए वापस चलते हैं अपने न्यूज में। कोर्ट ट्रैप्स पुलिस फॉर कीपिंग यूएपीए। यूएपीए गाइस बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, कस्टडी 2 साल से ज्यादा हो गई है, 2 साल से ज्यादा कस्टडी हो गई विदाउट फाइलिंग अ चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई है, और आपने करके रखा है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्जशीट क्या होता है, अगर आपको पता है चार्जशीट क्या होता है तो आप वो बताएं चार्जशीट क्या होता है। अब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये एक ऐसा एक्ट है जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंट करता है ताकि इंडिया की सोवरेनिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रहे, है ना। अभी डील क्या करता है, टेररिज्म से डील करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है, और टेररिस्ट फंडिंग से भी डील करता है guys। मतलब ये जो 3 मेजर एक्टिविटी है जिससे इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटरेस्ट को खतरा होता है, वो इस लॉ के अंदर डील की जाती है guys। और इसमें पुलिस पुलिस और जो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होता है स्वीपिंग पावर, जो वो अरेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और किसी को भी डिटेन करके रख सकते हैं। बस ये, बट ये डिटेंशन गाइस कैसा होता है, अब ये देखते हैं। जो चार्जशीट फाइल होगी नॉर्मल लॉ के अंदर क्या होगा, वो 60 से 90 दिन के अंदर आपको चार्जशीट कोर्ट में जाके फाइल करनी है। बट यूएपीए के अंदर क्या हो सकता है, आप मैक्सिमम 180 दिन के अंदर चार्जशीट आपको कोर्ट के अंदर फाइल करनी होती है। वो भी कब, जब एक रिटर्न रिपोर्ट हो, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक रिटर्न रिपोर्ट दी हो कि हाँ हमें अब तो करके देना है, प्लस जो जज है कोई अप्रूवल दिया किसी भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से कि हाँ और इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा जरूरत है, तो आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं। लेकिन वो एक्सटेंशन में एक ब्लैंक ऑर्डर दिया है, यानी कि एक वॉल है कि आप 180 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते, आपको 180 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में फाइल करनी ही है। तो इसीलिए अगर 180 दिन हो गए गाइस, 180 दिन से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाता है, अब उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा गाइस, जिस जिस पर्सन के अगेंस्ट यूएपीए का एक्ट लगा है ना, यूएपीए का जो एक्ट लगा है, अगर उसको 180 दिन से ज्यादा उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं होती तो गाइस उसके पास आ जाता है एक तो डिफॉल्ट बेल। अब ये स्टैट्यूटरी बेल होती है, ये 167 सेक्शन सीआरपीसी के थ्रू, जहां पे अगर यहाँ पे अगर 180 दिन से ज्यादा आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं होती तो आपको ये बेल ग्रांट किया जा सकता है। वही तो, ग्रांटेड वन पुलिस विल टू फाइल चार्जशीट और एक्यूज्ड अपील फॉर द बेल, ये 2 सेक्शन में 2 कंडीशन के अंदर आपको डिफॉल्ट बेल ग्रांट हो जाएगी। और ये किस चीज में अप्लाई करता है, यूएपीए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हो जाता है, फिर एनडीपीएस में भी हो जाता है, और ये कंपनीज एक्ट में भी हो जाता है, आपको मिलता है ना। तो गाइस ये सब चीज था, ये आपकी प्रीलिम से पूछा जा सकता है। और ये यूएपीए एक्ट तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर 3 में भी आपसे पूछा गया था, पेपर
GS3 में आपसे भी पूछा गया था, है ना? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आप तैयार करके रखें। अब गाइस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ गया। अब डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म मेरे को तो ये लगता है अ ग्रोइंग शैडो ओवर डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, ये 3 जगह पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? एक तो ऐसे में पूछ देगा, ऐसे में पूछ देगा, फिर आपका जीएस पेपर 2 में पूछ देगा, फिर जीएस पेपर 4 में पूछ देगा, है ना? तो ये 3 ज़्यादा मेन एरिया है जहाँ पे व्हाट इज़ डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करके रखना है। अब क्या होता है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म एक आइडियोलॉजी है गाइस। वो किस चीज़ की आइडियोलॉजी है? तो टू प्रोटेक्ट द सिटीजन इन द एरा ऑफ एआई सर्वेलेंस एंड बिग डाटा गवर्नेंस। इतना ज़्यादा, है ना, यहाँ इतना ज़्यादा सर्वेलेंस हो रहा है गाइस, इतना ज़्यादा एआई का इन्फ्लक्स हो गया है, वहाँ पे जो सिटीजन्स की राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है? वो लिबर्टी एंड डिग्निटी, इक्वालिटी एंड नॉन अब्रेसिवनेस और अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। ये सब बेसिकली रो है। और यूपीएससी की बहुत ज्यादा आदत है कि वो पूछता है केस लॉज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस, वो भी राइट टू प्राइवेसी को डील करता है। और अभी आया है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, वो जो इंडियन सिटीजन्स के डाटा का प्रोटेक्शन करता है ना? तो इस तरह से आप होलिस्टिक मैनर में डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख सकते हैं। आपका होमवर्क ये है, आप डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन के आप और भी केस लॉज देख लें, फिर इसके मेरिट्स देख लें, इसके डीमेरिट्स देख ले, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें, या तो इंडियन सोसाइटी को इसमें क्या क्या फायदे नुकसान है ना, वो सब करके अपना एक प्रॉपर मेंस का नोट्स बना सकते हैं। अब चिल्स लेसन फॉर इंडिया स्कोर कॉनेंड्रम। तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला ना एक आर्टिकल था गाइस, है ना? उसमें से बेसिक फैक्ट्स की बहुत लिमिटेड चीजें इंपॉर्टेंट है ना? अब वही हम यहाँ पे जैसे कोल को, मतलब कोल के बारे में जाने, इंडिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व शेयर करते हैं जैसे 100% का जो अगर एनर्जी मैट्रिक्स है, तो 100 में से 55% जो इंडिया में जो एनर्जी जनरेट होती है वो कोल से ही होती है ना? और इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है वर्ल्ड का। और जो टाइप होते हैं कोल में, एंथ्रासाइट, ब्यूटामिनस, सब ब्यूटामिनस और लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट सबसे पुअर होता है और ये एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट होता है। इंडिया में बहुत ज्यादा बेसिकली 2 एरिया में मिला जाता है एंथ्रासाइट का। तो 2 एंथ्रासाइट कौन कौन से हैं, आप गाइस कमेंट करके बताएं, है ना? बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्ट में मिलता है ब्यूटामिनस, है ना? और ये सब ब्यूटामिनस थोड़ा सा कम, लेकिन ये ब्यूटामिनस सबसे ज्यादा मिलता है ना इंडिया में, कोल ब्यूटामिनस का सबसे ज्यादा है। और कोल को लेके जो एनर्जी मैट्रिक्स में हमारा जो इंडिया का जो टारगेट है वो है 50 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2013। अगर हम लोग अभी 55% जैसे हम लोग अभी कोल पे डिपेंडेंस है, तो बस अभी क्या हमने टारगेट रखा है 2030 तक हमें अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मैट्रिक्स है वो हमें करके रखना है अराउंड 50 गीगावाट तक। और इसको हम लोग बहुत इजी से, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इस पे वर्क भी कर रहा है। प्लस नेट जीरो होना है हम लोग को 2070 तक। नेट जीरो इन द सेंस हम लोग को जो कार्बन इमिशन होगा, कार्बन इमिशन जो हम लोग का CO2 जनरेट कर रहे होंगे वो ऑफसेट हो जाए हमारा, है ना? वो ऑफसेट करने के लिए हम लोगों ने ये नेट जीरो प्लान करके रखा है। कब तक होंगे? 2070 तक। अब ये गैस चाइना ने कब तक नेट जीरो होने की वो अपना टारगेट सेट किया, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना? आरबीआई टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में आया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? इसको हमेशा तैयार करके स्टार मार्क करके रखें, है ना? और रात में अगर कोई 3 बजे उठा ले तो भी आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बताना चाहिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं बच सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, है ना? ट्रेजरी बिल्स ऐसे ट्रेजरी बिल पे NSG हो गया, और एक्सवाइजेड जो बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, वो आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ये डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं, इसमें रिस्क सबसे ज्यादा कम होता है पैसे लॉस होने की। अभी क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में? क्या होता है, जो जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है? बाय और सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि आरबीआई कंट्रोल करती है। उसमें उसका मेन एम क्या होता है? रेगुलेट करते हैं लिक्विडिटी। कैसे करेगी? अगर बाय करेगी, आप कुछ भी बाय करते हो, तो आप पैसा देते हो। आप कुछ भी बाय करते हो तो आप पैसा देते हो, यानी कि आपके पास पैसा कम हो जाता है। तो वैसे ही आपके पास कम हो जाता है, लेकिन मार्केट में वो चीज बढ़ जाएगा, है ना? तो वही मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई खरीदेगी तो पैसा देगी मार्केट को, मार्केट को पैसा देगी, तो यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब वही जब वो ऑपरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी, जब हम सेल करते हैं,
तो वो सब बेच देगी, जब अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगी तो मार्केट से वापस पैसा आरबीआई के पास जाएगा, और जब मार्केट से आरबीआई के पास पैसा जाएगा यानी कि मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, तो लिक्विडिटी की भी कमी हो जाएगी। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट, फिर इंडियन रुपीस की डिमांड डिमांड और सप्लाई इंटरनेशनल एक्सचेंज में, है ना, मेंटेन करने की कोशिश करती है आरबीआई। तो यही सब चीजें guys, है ना। आरबीआई ने बस वही प्लान किया है ओपन मार्केट ऑपरेशन को, एक वो भी 1 लाख करोड़ का, हाँ, 1 लाख करोड़ अच्छा खासा अमाउंट है, तो वो करने का। और ये ड्रग्स, ये न्यूज में था, है ना, ये बेसिकली साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में आपका कवर होगा। और ये वाला जो ये तो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है guys, इसमें ना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म, और इसमें जैसे टर्म इन न्यूज यूपीएससी को खेलने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। तो GLP-1 ड्रग्स, ये एक ऐसा ड्रग्स है जो वेट लॉस करने में मदद करता है guys। अगर आप ये ड्रग्स लेंगे तो इसमें आपका, हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट 10 से 15 किलो आपका वजन कम हो सकता है। बट ये नॉर्मल ड्रग्स है। अगर नॉर्मल ड्रग्स मान लो, अगर आप एल कार्निटीन खाते हो, और वो एल कार्निटीन भी एक वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स है, वो अगर 1,000 रुपए का आता है ना, 1,000 रुपए का आता है, तो ये जो GLP-1 है, ये ड्रग्स इसका 22% कॉस्ट में रहेगा, यानी कि वो 22,000 की उसकी प्राइस रहेगी, वो भी सिर्फ 8 ड्रग्स की। क्या होता है, वो इंजेक्शन टाइप का होता है, और उसमें वीकली इंजेक्शन आपको लगाना होता है, और उसमें आपका वेट रिड्यूस हो जाता है। जैसे अभी कई सारे एक्टर लोग हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, ये सब लोग, इन्हीं कंट्रोवर्सी चल रही है कि लोग ड्रास्टिकली इतना वेट कैसे रिड्यूस कर पा रहे हैं, है ना। तो ये न्यूज में था, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये जरूर पूछ सकते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये टर्म इन न्यूज में ये पूछा जा सकता है। Reworking procedure to resume MG नरेगा इन वेस्ट बंगाल, सेंटर इन्फॉर्म्स राज्यसभा। तो हमारे लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मनरेगा क्या है, फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लागू हुआ था। अब इसमें क्या होता है, 100 दिन की, मिनिमम 100 दिन की अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देती है ये गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देती है। इसका पैसा दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 60:40 का रेशियो था, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40 स्टेट गवर्नमेंट देगी guys, है ना। तो इसका पैसा ऐसे चलता है। अब जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, इसमें स्टेट अपना भी लॉ बना सकता है। जैसे यहाँ पे नेशनल रूल के हिसाब से 100 दिन का है, बट यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 150 दिन का मिलता है यहाँ पे रेट। और यहाँ और नेशनल रेट जो मिलेगा, नेशनल रेट मान लो अगर 200 रुपए है, तो स्टेट में भी आप अपना इसमें बोनस डिक्लेयर कर सकते हो, उसको 250 रुपए भी दे सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में भी ऐसा ही रेट मिलता है गाइस, है ना। नेशनल लेवल का जो डेली का जो वेजेस है, डेली वेजेस जो इन लोगों को मिलता है मनरेगा वाला, छत्तीसगढ़ में वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। इसीलिए अभी क्या है, एवरी रूरल हाउस होल्ड को आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे वो आके ले सकता है, वो भी राइट बेस्ड है यार। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट रिजेक्ट नहीं कर सकती कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। यहाँ पे आपका हक बनता है कि आप वहां से वेजेस एम्प्लॉयमेंट पा सके। और ये कौन ओवरसाइट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट करती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज था। सो गाइस, आज बस इतना ही न्यूज था। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप यूपीएससी की ज्वाइन करें अगर आपको सब चीज अच्छा लग रहा है ना। और ये सब भी डेली एनालिसिस का वीडियो डलता रहता है गाइस। आप ये जा सकते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 देखिए, रशियन रेवोल्यूशन देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 देखिए, एसटीसी एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जानिए, है ना। बहुत ही इंटरेक्टिव था। तो इस चैनल को फिर से आप लाइक करें, कमेंट करें अपनी व्यूज, क्या था, क्या डिमांड है आपका, क्या स्टैटिक है। मैं सोच रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे guys, और स्टैटिक पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। स्टैटिक पोर्शन हमारा स्टार्ट रहेगा हमेशा इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चैनल को शेयर जरूर करेगा guys अपना लेफ्ट वंस के पास, ताकि, है ना, उन लोगों को भी सुविधा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अगर मेरी एफर्ट्स अच्छी लग रही है तो ये है क्यूआर कोड, और आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, टिल देन गुड बाय। अभी अच्छे से पढ़ाई करें, करंट अफेयर को रिवाइज करते रहे, करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करें, है ना, और उसके हिसाब से पढ़ाई करें। स्टैटिक को ही बस ऐसे आइसोलेशन में ना पढ़े, है ना। तो ठीक है, ऐसा ही है। और ये रहा क्यूआर कोड, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय गाइस, है ना। हम आपको फिर से मिलेंगे। मेरे हिसाब से तो नोट्स काफी अच्छे हैं, आपको भी नोट्स काफी पसंद आएंगे, है ना। तो इसी तरह से हमारा कोर्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो ठीक है गाइस, चलिए बाय।